नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐप्स को डीलिस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC का उद्घाटन किया। सरकार ने 10 उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में अस्पताल में उपचार के लिए शुल्क तय करने का निर्देश दिया। सीमा पार विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस पर मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया। नीति आयोग ने फसल उत्पादन, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐप्स को डीलिस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाल ही में गूगल ने शुल्क भुगतान पर विवाद को लेकर अपने प्लेटफॉर्म और एंड्रॉइड प्ले स्टोर से कुछ सुस्थापित मोबाइल एप्लीकेशंस को हटा दिया था, जिसके बाद इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने ऐप्स को हटाने की निंदा की है। साथ ही कुछ स्टार्टअप संस्थापकों ने डिजिटल एकाधिकार का मुद्दा भी उठाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IAMAI एक उद्योग संघ है। डिजिटल एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ कंपनियां जैसे ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियां या बिग टेक कंपनियां आदि अपने विशिष्ट डोमेन में डिजिटल बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं। डिजिटल एकाधिकार से उत्पन्न कुछ खतरे हैं प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं। इसमें सेल्फ प्रेफरेंसिंग, थर्ड पार्टी ऐप्स को प्रतिबंधित करना, कंपनियों का विलय और अधिग्रहण आदि शामिल है। इसका एक उदाहरण एप्पल के आईफोन्स है। एप्पल अपने आईफोन्स पर थर्ड पार्टी ऐप्स के इंस्टॉलेशन को प्रतिबंधित करता है। दूसरा खतरा है सीमित उपभोक्ता विकल्प। यूजर्स को प्लेटफॉर्म छोड़ने और अन्य विकल्पों का उपयोग करने से रोकने के लिए डिजिटल फर्मों के एंटी स्टीयरिंग प्रावधान। इसका एक बेहतर उदाहरण ऐप स्टोर द्वारा स्वयं के या उनसे अनुबंधित भुगतान प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य करना है। तीसरा खतरा है डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। डिजिटल एकाधिकार से निगरानी, निजता के उल्लंघन, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर विज्ञापन आदि के लिए यूजर डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। डिजिटल एकाधिकार के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ये उद्यमों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं से भारतीय बाजारों की रक्षा करता है। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 इन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु लागू किया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 इसे डेटा की निजता को बनाए रखने व सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। खबर के आखिर में वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट 2022 में की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती यानी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडियरीज SIDIs डिजिटल बाजारों में अग्रणी कंपनियों को SIDIs के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। साथ ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ही विशिष्ट प्रावधानों के अधीन लाया जाना चाहिए। कानूनी और संस्थागत डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू किया जाना चाहिए और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को मजबूत किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम यानी NUCFDC का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि NUCFDC भारत में शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होगा। साथ ही यह सहकारिता क्षेत्र के लिए एक स्व विनियामक संगठन के रूप में भी कार्य करेगा। अब चलिए NUCFDC के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। RBI ने प्राथमिक सहकारी बैंकों पर विश्वनाथन समिति गठित की थी। इस समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गठन की सिफारिश की थी। 2019 में RBI ने UCBs क्षेत्र के लिए
अम्ब्रेला संगठन के गठन हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड यानी NAFCUB को विनियामक संबंधी मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि NUCFDC जमा स्वीकार नहीं करने वाली NBFC के रूप में RBI में पंजीकृत है। UCBs स्वैच्छिक आधार पर इसकी सदस्यता हेतु इसकी पूंजी को सब्सक्राइब यानी सदस्यता के लिए पूंजी का अंशदान कर सकते हैं। अब चलिए इसके मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। क्रेडिट सोसाइटीज और UCBs की संख्या को बढ़ाना, बैंकों और विनियामकों के बीच विचार विमर्श को आसान बनाना, UCBs को नकदी प्रदान करना, सदस्यों द्वारा साझा उपयोग के लिए IT अवसंरचना की स्थापना करना ताकि वे अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ा सके आदि। शहरी सहकारी बैंकों यानी UCBs के बारे में बात करें तो इन्हें प्राथमिक सहकारी बैंक कहा जाता है। ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये या तो राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। दोहरे नियंत्रण की बात करें, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत RBI इनके बैंकिंग कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियों के राज्य केंद्रीय रजिस्ट्रार इनके प्रबंधकीय, प्रशासनिक और अन्य मामलों का पर्यवेक्षण करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। सरकार ने 10 उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग की घोषणा की है। चलिए सबसे पहले भारतीय राज्यों में विभिन्न प्रकार के विशेष उत्पाद और उनके विवरण पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला राज्य है ओडिशा। ओडिशा के कटक शहर में रूपा तारकशी का उत्पादन होता है। इसका उपयोग लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में आभूषण निर्माण में किया जाता था। वर्तमान में इस देश का नाम इराक है और आज भी रूपा तारकशी इराक और मिस्र में तेलकारी काम के रूप में प्रचलित है। ये कलाकारी फारस से इंडोनेशिया होते हुए कटक पहुंची थी। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ मुख्य रूप से बांग्लार मलमल का उत्पादन होता है। ये कपास से बना एक पारंपरिक हथकरघा शिल्प है। अगला है आंध्र प्रदेश, जहाँ नरसापुर क्रोशे लेस का उत्पादन होता है। इन्हें नरसापुर में धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रतलाम में रियावन लहसुन का उत्पादन होता है। असम में माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला, त्रिपुरा में रिसा वस्त्र, तेलंगाना में हैदराबाद की लाख चूड़ियां और अंत में गुजरात में कच्छ रोगन शिल्प तथा अंबाजी में सफेद संगमरमर को GI टैग प्राप्त हुआ है। अंबाजी में इस सफेद संगमरमर का निर्माण तब होता है जब चूना पत्थर पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाता है। चलिए अब GI टैग के बारे में विस्तार से समझते हैं। GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या ख्याति होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता की बात करें तो औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत GI को बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है और साथ ही इसे विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू TRIPS समझौते के तहत भी कवर किया गया है। भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 GI के पंजीकरण व बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उपयोग कृषिगत, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका पंजीकरण कार्यालय है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार यानी RGI। साथ ही इसकी अवधि की बात करें तो GI टैग का उपयोग 10 वर्षों के लिए किया जा सकता है। इस अवधि का नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसका नोडल मंत्रालय या विभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है और इसका महत्व ये है कि ये किसी विशेष उत्पाद के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही उस उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन भी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में अस्पताल में उपचार के लिए
शुल्क तय करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक परमादेश रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अगले 6 सप्ताह के भीतर मरीजों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अस्पताल उपचार शुल्क को तय करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में परमादेश रिट के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक लोक अधिकारी या प्राधिकारी को उस कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है। याचिका दायर करने वाले ने कोर्ट से नैदानिक प्रतिष्ठान नियमावली 2012 के नियम 9 को लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि नियम 9 में अस्पताल और क्लिनिक को उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले लिए जाने वाले शुल्क को दर्शाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें उसी रेंज में शुल्क लेना है जिसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया है। आइए जानते हैं आखिर उपचार शुल्क तय करने की जरूरत क्यों है। इसका पहला मुख्य कारण है वहनीयता। कई बार स्वास्थ्य देखभाल का खर्च इतना अधिक हो जाता है कि लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। यह चिंतनीय इसलिए भी है क्योंकि देश की बड़ी आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है। दूसरा कारण है पारदर्शिता। उपचार का शुल्क तय होने से स्वास्थ्य देखभाल के व्यय को पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे अधिक शुल्क वसूलने, बिलिंग में गड़बड़ी और रोगियों के शोषण को रोका जा सकेगा। इसके अलावा मानकीकरण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भी एक कारण है। इससे सभी अस्पतालों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अस्पताल बेहतर उपचार सुविधा का लालच देकर अधिक शुल्क वसूलते हैं। उपचार शुल्क तय हो जाने से उन्हें अधिक मरीजों को आकर्षित करने हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। और अंत में सरकार की जिम्मेदारी। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत सरकार को लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं उपचार शुल्क तय करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में। उपचार की जगह और सुविधाओं की गुणवत्ता अलग अलग होने से एक जैसा शुल्क तय करना मुश्किल है। उपचार शुल्क तय होने से अस्पताल नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से बचेंगे। इसके परिणाम स्वरूप बाजार में कृत्रिम रूप से अस्थिरता पैदा हो सकती है और ब्लैक मार्केटिंग को भी बढ़ावा मिल सकता है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने की वजह से प्रशासनिक बोझ भी बढ़ सकता है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को वहनीय बनाने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में बात करें तो पहला है आयुष्मान भारत योजना। इसके 2 घटक हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। अगला है आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची। इस सूची में शामिल आवश्यक दवाइयों की कीमतों की निगरानी की जाती है। और अंत में है पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके तहत कम कीमतों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। सीमा पार विप्रेषण पर मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया। ये 4 देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का एक संयुक्त घोषणा पत्र है। इसे विश्व व्यापार संगठन WTO की वित्तीय सेवाओं के व्यापार पर समिति CTFS को प्रस्तुत किया गया है। घोषणा पत्र के मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। दूसरे देशों से भेजे गए विप्रेषण का विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से अधिक सामाजिक आर्थिक महत्व है। 2023 में विश्व का 78% विप्रेषण कम और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 10.C की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसके अनुसार 2030 तक विप्रेषण पर लेन देन की लागत को भेजे जाने वाले कुल धन के 3% से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे विप्रेषण के तरीकों को 2030 तक समाप्त करना है जिनसे धन भेजने की लागत 5% से अधिक आती है। वर्तमान में विप्रेषण के तहत धन भेजने की औसत लेन देन लागत 6.18% है। ये SDG में निर्धारित लक्ष्य से 2 गुने से अधिक है। CTFS को विप्रेषण की लागत को कम करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विप्रेषण वह धन है जिसे एक प्रवासी व्यक्ति अपने मूल देश में अपने परिवारों और मित्रों को भेजता है। साल 2023 में भारत को विश्व में सबसे अधिक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ था। भारत के लिए विप्रेषण का क्या महत्व है, चलिए इसे समझते हैं। ये कई परिवारों के लिए आय का मुख्य साधन है। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे उपभोक्ता बाजार को भी बल मिलता है। ये किसी देश के लिए बाह्य वित्त यानी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़े पैमाने पर योगदान करता है और साथ ही ये विदेशी पूंजी निवेश की तुलना में अधिक स्थिर होता है। इस ओर मुख्य चिंताएं ये हैं कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं विप्रेषण पर अधिक निर्भर हो जाती हैं, जो भविष्य में संकट ला सकता है। प्रवासियों की मानवीय दशाओं की उपेक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो प्रवासियों को प्रवास वाले देश में भेदभाव व उत्पीड़न जैसी मानवीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खबर के आखिर में वित्तीय सेवाओं के व्यापार पर समिति यानी CTFS के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत सेवा व्यापार परिषद CTS के अंतर्गत एक सहायक संस्था है। CTS पर सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते GATS के संचालन को आसान बनाने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। नीति आयोग ने फसल उत्पादन, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति रिपोर्ट जारी की। चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि के सकारात्मक पहलू के बारे में। अधिकांश खाद्य उत्पादों की मांग की घरेलू उत्पादन से ही पर्याप्त रूप से पूर्ति हो जाती है। हालांकि खाद्य तेलों और दालों का आयात करना पड़ता है। इसके अलावा कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में भी बदलाव हो रहा है। गौरतलब है कि भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में कुल चावल निर्यात में भारत की 40% हिस्सेदारी है। अब इसकी मुख्य चुनौतियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से चावल की खेती अधिक क्षेत्रों में की जाती है और इसके लिए अधिक पानी की भी जरूरत पड़ती है। भविष्य में कृषि के साथ साथ घरेलू जरूरत, ऊर्जा एवं औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि व जल संसाधन की मांग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे ये संसाधन और कम हो जाएंगे। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन प्रणाली भी कई जैविक और अजैविक दबावों के प्रभाव में आ जाएगी। इन दबावों में जलवायु परिवर्तन और कीटों व बीमारियों का संक्रमण आदि शामिल है। इसके अलावा तिलहन कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी न होने के कारण तिलहन उत्पादन में भी वृद्धि की दर कम हो गई है। आपको बता दें कि भारत अपनी खाद्य तेल की कुल मांग का लगभग 60% आयात करता है। चलिए अब रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। भूमि उपयोग के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। इसके तहत अलग अलग कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संसाधन उपलब्धता को ध्यान में रखकर आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसल पैटर्न अपनाना चाहिए। चावल और गेहूं की खुली खरीद को सीमित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन यानी फसल विविधता को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त अधिशेष के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। भावांतर भुगतान के तहत फसल उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा मिलेट्स के उपभोग एवं उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। और अंत में अन्य सिफारिशें जैसे दालों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, बीज केंद्र स्थापित करने चाहिए, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए आदि। फसल विविधीकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY की एक उप योजना के रूप में फसल विविधीकरण कार्यक्रम यानी CDP को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जल की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की बजाय अन्य फसलों के उत्पादन को अपनाने को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही राज्य RKVY के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा वे राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की मंजूरी से कर सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM भारत सरकार विविध फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए
राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मॉरिशस। इस देश की राजधानी है पोर्ट लुइस। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इसका निकटतम पड़ोसी फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन है। चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यह मूल रूप से ज्वालामुखीय द्वीप है और लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। IUCN ने इसे सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी में नामित किया है। यह मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं ग्रैंड नदी, ब्लैक नदी आदि। पिटोन डे ला पेटिट रिवियर नोयरे यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस टिपरा तथा अन्य हितधारकों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया IP को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी पहला देश बन गया है। भारतीय फार्माकोपिया को भारत में निर्मित या बिक्री वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नासा ने मेक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा के तट के ऊपर बने कैवम क्लाउड की फोटो शेयर की है। इन्हें होल पंच क्लाउड या फॉल स्ट्रीक होल भी कहा जाता है। ये क्लाउड तब बनते हैं जब विमान कपासी मध्य मेघ के किनारों से होकर उड़ान भरते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल शुरू की है। इस पहल को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आरंभ किया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं से लदे होने के संदेह में एक जहाज को मुंबई बंदरगाह पर जब्त कर लिया है। दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें असैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्रकों में उपयोग में लाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। इसे बेंड द ट्रेंड पाथवेज टू अ लिवेबल प्लैनेट एज रिसोर्सेज यूज स्पाइक्स शीर्षक से जारी किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार रूटिंग सीजन के दौरान हंगुल द्वारा आवाज निकालने से उनकी आबादी बढ़ने से संबंधित शुभ संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि इस बसंत माह में उनकी आबादी 300 की संख्या को पार कर जाएगी। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने चरम निर्धनता को अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। इसका तात्पर्य है कि अब भारत की केवल 3% से कम आबादी चरम निर्धनता में जीवन यापन कर रही है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।